एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आपको यहां पे जो 5.5 करोड़ घुसपैठिए पहले उनको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो यहां रहेंगे तो खुरापात करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए धर्मांतरण नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर मेरा बस चले तो मैं नशा तस्करों का मुकदमा 1 महीने के अंदर डिसाइड करूं और सबको सार्वजनिक रूप से फांसी दूं, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा यह बन चुका है। आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हमारे लिए ड्रग स्मगलर हो चुके हैं। पूरे परिवारों को बर्बाद कर दे रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं, एक बेटा है और रोज अपने मां बाप से लड़ता है। करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बेटों बच्चों से परेशान, करोड़ों हमारी बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान, और करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान हैं। पूरे परिवार में अशांति फैली हुई है। किसके कारण? नशे के कारण। इसलिए सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दिया जाता, वहां आजीवन कारावास भी नहीं है। एक बार गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा फांसी, आपको पता चलेगा। एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, सीधे फांसी दे दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो आपको अवैध निर्माण के खिलाफ भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे जो जमीनें होती जा रही, इनको खत्म करना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो मजहब के आधार पे जो बोर्ड बना हुआ है, मजहब के आधार पे जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, मजहब के आधार पे जो मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पे जो आयोग चल रहा है, मजहब के आधार पे जो योजनाएं चल रही है, इन सबको बंद करना पड़ेगा। सारी योजनाएं केवल गरीबी के आधार पे होनी चाहिए, मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होना। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं भारत में घुसपैठ होती कैसे है? घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, सीधे 2000 रुपए पकड़ाते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर वाले को वो आधार बना के दे देता है, और जैसे आधार बन जाता है वो दूसरे दलाल को पकड़ते हैं, वो 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है, तो 4000 रुपए में 2 डॉक्यूमेंट। उसके बाद वो 2000 रुपए फिर से देता है दलाल को, उसको बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गए फिर वो दलाल को पकड़ता है, 3 से 4000 रुपए देता है, आरटीओ ऑफिस से वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है। फिर वो 2 रुपए तहसील में दलाल को पकड़ाता है, उसको वहां से डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र मिल जाता है। 10 से 12,000 रुपए खर्च करके घुसपैठिए 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। उसके बाद वोट जीबी नोट जीबी नेता उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं, जनधन खाता उनका खुल जाता है, किसान सम्मान निधि भी आती है, मुफ्त में राशन भी मिलता है, मुफ्त में मकान भी मिलता है, मुफ्त में वजीफा भी मिलता है। और ये सारा किसके पैसे से मिलता है? जोर से बोलिए जरा। ये जो आप इनकम टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, टीडीएस देते हैं, ये उसी पैसे से घुसपैठियों का काम हो रहा है। तो जितना गंभीर अपराध होना चाहिए घुसपैठ, उतना ही गंभीर अपराध होना चाहिए घुसपैठियों की मदद करना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए यूएपीए वेजिंग वॉर मकोका लगना शुरू हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर देंगे, उनको वो अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना खौफ पैदा हो जाएगा, अपने आप भागना शुरू करेंगे। क्या आप उनको वोट करेंगे जो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, या उनको वोट करेंगे जो घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं? इसलिए मेरा मानना है, बहुत सोच समझ के मतदान करिए। बात हमारे बच्चों के भविष्य की है, बात हमारे आने वाली पीढ़ियों की है। अपने बच्चों के बारे में चिंता करिए। अगर देश के बारे में नहीं चिंता करना, हिंदुत्व के बारे में नहीं चिंता करना, सनातन के बारे में नहीं करना, अरे अपने बच्चों के बारे में तो करो। 2024 में जुलाई के महीने में ढाका वाले आराम से बैठे हुए थे अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने बंगलों में, अपने अपने महल में। उन्होंने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था क्या? और क्या हो रहा है? पिता के सामने पत्नी बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है।
वो सब कुछ हो रहा है जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के समय हुआ। जो खिलजी ने किया, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने किया, वही 1947 में हुआ। वही काम 1990 में कश्मीर में हुआ, वही 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है। इसका मतलब सोच में कोई कमी आई क्या? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सब एक समान नहीं होते। मैं भी मानता हूं सब एक समान नहीं होते। खुरापाती, जिहादी 1% होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मोहल्ले में 500 जिहादी आके हिंदुओं का घर घेरते हैं ढाका में, तो बाकी जो 99% अच्छे हैं वो उनका विरोध क्यों नहीं करते? वो हिंदुओं को बचाते क्यों नहीं? सवाल यह है। अगर वो जिहादियों का विरोध करें तो समझ में आती है। वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं और जानते हैं क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं। उनको पता है ये बगल वाला फ्लैट खाली होगा, अपने काम ही तो आएगा। कश्मीर में जब हो रहा था 1990 में, तो जिनके साथ रोटी का रिश्ता था, प्रसाद पहुंचाते थे, होली दिवाली मनाते थे, ईद पे जाते थे, वो भी शांत होकर बैठे रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आतंकवादी जब खाली करा रहे, ये भागेंगे, इनका दुकान, मकान, खेत तो हमारे काम आएगा ना। और वही सोच हो रही है। बांग्लादेश में नाम पूछने के बाद अभी नया मेरे पास वीडियो आया। एक परिवार को उन्होंने पकड़ा, एक लड़के को पकड़ा। उसने जान बचाने के लिए अपना नाम गलत बता दिया। था वो हिंदू, लेकिन उसने अपना नाम दूसरा बताया। तो जानते क्या किया? उसको नंगा किया। नंगा किया कंफर्म करने के लिए इसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ। और जब नंगा किया, खतना तो उसका हुआ नहीं था, मार दिया उठा के। इस सोच को खत्म करने की जरूरत है। और वो सोच खत्म करने के लिए नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। उस सोच को खत्म करने के लिए मदरसा, मिशनरी स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। उस सोच खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म हेल्थ केयर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। उस सोच को खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म पुलिस कोड, यूनिफॉर्म पिनल कोड, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। उस सोच को खत्म करने के लिए मजहब के आधार पर सारी बनी योजनाओं को खत्म करना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा, एक सुरक्षित भारत तब बनेगा जब ये जितने भी नियम कानून हैं बदलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आशा करता हूं अब आप लोग कम से कम एक बात हमारी मानेंगे, फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाएंगे और जो भी आपके पास सही वीडियो आएगा उसको अपने अपने फेसबुक पे शेयर करेंगे। अंत में आप लोग एक खड़े हो जाइए, मैं आपसे कुछ नारा लगवाता हूं। कुछ कोई विषय छूट गया क्या? अब रहने दीजिए, बहुत देर से बैठे हुए हैं सब लोग। आप लोग एक जेएनयू में नारा लगता है, हमें चाहिए आजादी। सुना होगा ना, जेएनयू में लगता है, वही वाला नारा आपको लगाना है। दोनों हाथ उठा के लगाना है। डफली है नहीं, मैं डफली देता, जेएनयू वाले तो डफली बजाते हैं। आपको जोर से बोलना है और इतना तेज बोलना है कि आपकी आवाज यहां तक आए, क्योंकि रिकॉर्डिंग यहीं पे हो रही है। गुलामी के नाम से हमें चाहिए, अब इसमें भी शॉर्टकट मार दिया, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, गुलामी के संस्कार से, घूसखोरी, कमीशनखोरी से, भ्रष्टाचार, अपराध से, मिलावटखोरी, कालाबाजारी से, नशा तस्करी और मानव तस्करी से, लफ्ज़ जिहाद और लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, मिशनरियों के धर्मांतरण से, जिहादियों के धर्मांतरण से, बम विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट से, मजहबी नियम कानूनों से, मजहबी बोर्ड और ट्रिब्यूनल से, मजहबी आयोग और मंत्रालय से, मजहब के आधार की योजनाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार। मैं आगे बोलूंगा एक देश एक विधान, आप बोलेंगे मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, मांग रहा है हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार। जाइए 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, अपने नाम पे भी बनाइए, पत्नी के नाम पे भी बनाइए, सारी सही जानकारियों को वहां शेयर करना शुरू करिए। और याद रखिएगा, गद्दारों को हटाना है और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को बहुत बहुत आभार। सगळ्यांना विनंती आहे की 2 मिनिटं परंपरा आहे, कुठल्याही कार्यक्रमाचा समारोप आपण वंदे मातरमने करतोय त्या अगोदर फक्त 1-2 मिनिटांमध्ये आभार प्रदर्शन होईल आणि त्याच्यानंतर वंदे मातरम होईल। दुसरं, आपण भारताचे नागरिक असाल तर कोणी इथून हलणार नाही। वंदे मातरम साठी सगळे आपण इथं स्तब्ध उभं राहू। त्या अगोदर फक्त काही सेकंदामध्ये गुरुजी कुंभार हे आभार प्रदर्शन करतील। धन्यवाद अश्विनी कुमार जी, आपने बहुत अच्छे विचार यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं और हम सभी लोग वो फॉलो करेंगे और 5,000 फ्रेंड्स भी बनाएंगे। आपण सर्वजण इथे आलात त्याबद्दल धन्यवाद। आपल्या पोलीस प्रशासनाने तसेच महानगरपालिकेने आपल्याला आज खूप सहाय्य केले त्याबद्दल धन्यवाद। आणि आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी आज संख्या उपस्थित करण्यासाठी जे प्रयत्न केले तसेच ज्ञात अज्ञात सर्वांचे असे हातभार आजच्या कार्यक्रमाला लागले त्यासाठी सर्वांचे धन्यवाद, मनपूर्वक आभार। मेरे पास मेरा फेसबुक का पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है। एक बार हमारे नाम से गूगल कर लीजिएगा, वहां जुड़ जाइएगा। आपको नियमित पर डे कुछ न कुछ नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आशिष जी। यानंतर अंजली घरा बोलत आहे, प्रदीप्त भारत फाउंडेशन यांची टीम वंदे मातरम सादर करतील। आपण सगळ्यांनी एका सुरामध्ये त्यांच्याबरोबर वंदे मातरम म्हणायचे। भारत माता की जय।